Hello everyone, welcome to the S3 Institute for Environment Foundation. This is Sangeeta Yadav, and in this video we are going to solve PYQs of research aptitude. So let's start our video. इनमें से कौन सा सेट जो है वो एक्सेल रिसर्च को बेस्ट एक्सप्लेन करता है? बी. ओके, सब लोगों ने अपना आंसर दिया है बी, तो हमारा आंसर भी बी ही होगा. सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन हम एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, देन रिफ्लेक्ट करते हैं. करेक्ट. ये होगा कैसे? जब हमने लास्ट टाइम अपने एक्शन रिसर्च की बात की थी, तो हमने एक्शन रिसर्च के कुछ फीचर्स की बात की थी पहले. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये इंटरवेंशन होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, एडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस होता है, इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो होती है उनके सॉल्यूशन के लिए काम आता है, सोशल साइंसेज के गोल्स में हेल्प करता है, कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी होती है, और लर्निंग होती है सेल्फ. और जो एक्शन रिसर्च है प्रोसेस है, उसके बाद जो हमारी एक्शन रिसर्च प्रोसेस है वो एक साइकिल की फॉर्म में होती है. जैसे सबसे पहले हम प्लान करेंगे, देन एक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे. ये हमारी साइकिल 1 बनेगी. फिर अगर रिक्वायर्ड है तो हम सेकंड साइकिल पे जाएंगे कि रिवाइज करेंगे अपने प्लान को, देन एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे. अगर फिर रिक्वायर्ड होगा तो हम थर्ड साइकिल पे जाएंगे. तो इस तरह से जो अगर हमारा एक्शन रिसर्च वो क्या हो गया, एक साइक्लिक फॉर्म में हो गया. और सबसे पहले क्या होता है, प्लान होता है, देन एक्ट होता है, देन ऑब्जर्व होता है, और उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट. अगर इससे आगे भी हमसे पूछा जाए तो हमारा रिवाइज्ड प्लान आए, तो ये ध्यान में रखना है. सबसे पहले एक साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो तो नेक्स्ट साइकिल पे जाएंगे. ओके. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट. जो गुड रिव्यू होता है रिसर्च लिटरेचर में, उसका एम क्या होता है? सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है कंटेंट का, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशन, जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेट दोज क्वेश्चंस, या फिर कंडक्ट मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग. बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर्वेश ने बोला है सी. सब लोग जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा. और ओके, हमारा जो आंसर बनेगा इसका, वो हमारा आंसर बनेगा सी. कैसे? अगर हम बात करें लिटरेचर रिव्यू की, अगर हम रिसर्च लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें क्या वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो क्या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशंस? नहीं, उससे हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता. लेट्स से कि अगर हम बात करें कि ऑथर का एफिलिएशन क्या है, या ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा हमें नहीं देता है. उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, सब्जेक्टिव एनालिसिस का भी हमें नहीं बताता है. कंडक्ट मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग, ये भी नहीं होता. तो हमारा आंसर होगा रिसर्च क्वेश्चंस और वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस.
जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब हम रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हैं, और जब हम रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हैं तो हम रिसर्च क्वेश्चंस पूछते हैं। अब अगर हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस है तो हम उनको वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड, कि जनरेट करता है रिसर्च क्वेश्चंस को एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। हमने अपनी क्लास ली थी रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू पढ़े थे। इसमें हमें बताया था कि इट broadens the knowledge of research about the research program. उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, इट ब्रिंग्स क्लियरिटी एंड फोकस टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड इट आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च। ये पहला क्या बताया इसने, नॉलेज को ब्रॉडन करता है, नॉलेज को बढ़ाता है रिसर्चर की। उसके बाद क्या बताया इसने कि जो क्लियरिटी है उसको इम्प्रूव करता है और ऑथेंटिसिटी लेके आता है किसमें, रिसर्च के अंदर। रिसर्च मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करता है और हमारी जो भी फाइंडिंग्स है उनको कॉन्टेक्सचुअलाइज करने में हेल्प करता है रिसर्चर के। लास्ट है हमारा, ये हमारे जो रिसर्च गैप है उसको आइडेंटिफाई करता है, क्वेश्चन रेज करता है और उन्हें वैलिडेट करता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद है मिनिमाइज द अनइंटेंशनल डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, कि अगर कोई भी काम है जो हमें नहीं पता है, अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उस टॉपिक पे ऑलरेडी काम हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो क्या होगा, हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर हमने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम हुआ है, तो हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, हमें लगेगा कि ये काम तो हुआ ही नहीं है अभी तक। तो लिटरेचर रिव्यू करने से हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये काम हो चुका है, तो हम उसको अनइंटेंशनली डुप्लीकेट करने से बच जाते हैं, इसके चांसेस जो है उसको मिनिमाइज कर देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन हिज और हर रिसर्च, व्हाट इम्प्लीकेशंस विल इट कैरी फॉर हिज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस। तो अगर हम इस क्वेश्चन आगे हम सिर्फ देख लेते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो क्यों है, हम उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमारा क्या रिवीजन हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू हमारे रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च का, और आपको आइडिया भी रहे कि जो आंसर्स आए हैं वो क्यों आए। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिली है, एक हमारे नल हाइपोथेसिस और एक है हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस, जो हमें दो बातें बताई थी कि जो रिसर्चर है वो अपनी नल हाइपोथेसिस को फेल नहीं कर पाता है, रिजेक्ट हो जाता है फेल करने के लिए। तो उसकी व्हाट इम्प्लीकेशन, जब वो फेल हो जाता है तो उसकी वजह से उसके रिसर्च हाइपोथेसिस के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारी हाइपोथेसिस ही क्या होती है, फिर हमें पता होना चाहिए नल हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, तब हम क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, कि अगर कोई भी रिसर्चर फेल हो जाता है अपनी नल हाइपोथेसिस को फेल हो जाता है अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, तो वो जो क्या होगा, उसकी जो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस होगी वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। कैसे, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस ना बेसिकली प्रिडिक्शंस होता है आउटकम्स का। प्रिडिक्शन कैसे, एजुकेटेड प्रिडिक्शन होता है, लॉजिकल एंड जो एजुकेटेड प्रिडिक्शन होता है वो होता है। तो हमें हाइपोथेसिस का पता चल रहा है जब क्या है, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तब हम अपना जो आउटकम्स है ना, जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे उनको प्रिडिक्ट करते हैं। और ये जो प्रिडिक्शन होता है ये एजुकेटेड प्रिडिक्शन होता है, या फिर हम कहें कि लॉजिकल और विद रीजनिंग हम इनको प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे प्रिडिक्शंस होते हैं इनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, हाइपोथेसिस क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया द हंच और द प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम, ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। और क्या बोल सकते हैं, एजुकेटेड गैस और अजम्पशन अबाउट सम फिनोमिना, ये भी हमारे हाइपोथेसिस है। तो अब क्या होगा, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या होता है, टेंटेटिव प्रोपोजिशन होते हैं, टेंटेटिव होता है, कंफर्म नहीं होते हैं। उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन, इसकी वैलिडिटी मींस कि वो प्रूव होगा या नहीं होगा
ये भी अननोन होती है। जब हम बहुत सारे मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब भी हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो स्पेसिफाई करते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप को बिटवीन द वेरिएबल्स। यही हमने कहा कि जो हमारी प्रिडिक्शन होती है या तो वो एजुकेटेड होती है या फिर वो लॉजिकल होती है। तो लॉजिकल कैसे कि वो लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगी बिटवीन टू वेरिएबल्स, तब हम लॉजिक के साथ बता पाएंगे कि ये हमारी हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया कि दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करेगी या फिर एस्टैब्लिश करेगी। और इसके बाद क्या ये जनरलाइज होनी चाहिए, जो भी हाइपोथेसिस हम बनाए जनरलाइजेबल होनी चाहिए वो, और सिंपल होनी चाहिए। काफी बार फीचर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया रिसर्च में, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या होती है और कैसी होनी चाहिए। उसके बाद है कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। अब रिसर्च हाइपोथेसिस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। जो भी हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, या मान लीजिए हमने दो वेरिएबल सेलेक्ट किए, उसके बीच में जो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप होता है वो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस हो। ठीक है। उसके बाद इट इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी। एक्सपेक्टेड आउटकम जो होते हैं स्टडी को, उसको बताती है। उसके बाद है if the researcher obtains statistically significant findings for a research hypothesis, then hypothesis is supported। Let's say कि मैंने कोई भी एक हाइपोथेसिस बनाई और मेरी वो हाइपोथेसिस ये बोलती है कि टैम्बाको जो होता है वो कैंसर कोज कर सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, दो वेरिएबल्स हो गए मेरे पास और मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया है। तो ये हो गया मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस। अब मैंने आउटकम भी प्रिडिक्ट कर दिया, और अगर मैं इस रिसर्च को करते हुए स्टैटिस्टिकली इसे प्रूव करना चाहती हूँ, स्टैटिस्टिकली मेरे जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो सिग्निफिकेंट भी है, तो वो मेरे जो सिग्निफिकेंट डाटा होगा मेरी रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो हमें ध्यान रखना है रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो गई, जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं तो वो हमारी होगी रिसर्च हाइपोथेसिस, जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है वो। अब बात आती है हमारी नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इट प्रिडिक्ट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, प्रिडिक्ट करती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप ये बताएं, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है। हमने जब अपनी क्लास पढ़ी थी तब हमने ये कहा था कि हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को के अगेंस्ट जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, अगर वो रिजेक्ट नहीं कर पाया तो उसके जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी लास्ट लाइन जो है वो यही बोलती है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तभी हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने कहा कि रिसर्चर फेल हो गया नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, विच मींस कि उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो रिलेशनशिप है वो ध्यान में रखना है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, वो भी ध्यान में रखना। अब हमारे जो नल हाइपोथेसिस या जो एक और हाइपोथेसिस होती है हमारी, दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर आर ए फिशर ने बताया था कि
Fisher was the first to use such an experiment for testing the hypothesis by scientific investigations. प्रोफेसर R.A. फिशर पहले थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट में इस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन दैट रन contrary to those predicted are taken as evidence against the hypothesis. ये बोला गया था जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो भी फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं या फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जब ये रिजल्ट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे प्रिडिक्टेड आउटकम के क्या करते हैं, प्रिडिक्टेड आउटकम के कॉन्ट्ररी होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एज एन एविडेंस लेते हैं। और अगर एग्रीमेंट में हो तब हम उनको सपोर्ट में रखते हैं। ठीक है, तो ये उसने उन्होंने बताया था। अब क्या होता है, ये हमारे नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसके बारे में है। मान लीजिए एज एन टीचर हम ये सोचते हैं कि जो हाई ड्रॉप आउट रेट है ना स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जो ड्रॉप आउट रेट है वो रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सेमी अर्बन बैकग्राउंड के सेमी अर्बन एरिया जो है वहां पे ज्यादा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस का। तो अब ये क्या बोलते हैं, हमें डाटा को कलेक्ट करना है ये बात को वैलिडेट करने के लिए, प्रिडिक्शन को वैलिडेट करने के लिए। तो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी दैट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द ड्रॉप आउट रेशियो। हमने नल हाइपोथेसिस में क्या कहा था कि उनके बीच में कोई भी जो रिलेशनशिप है उसको नहीं बताती, उसने कहा कि नहीं होता है, is no relationship between two variables, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस ने यहाँ पे क्या बताया, हमारे नल हाइपोथेसिस ने यहाँ पे यही बताया कि जो भी हमारा प्लेस होता है, लोकेशन होती है, रहने का जो भी जगह होती है, वो या जो हमारा रेजिडेंशियल प्लेस होता है वो क्या करता है, हमारे जो भी हमारा ड्रॉप आउट रेट होता है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रखता है, मीन्स दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये बताता है। वहीं पे हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बोल रही थी यहाँ पे, that a high dropout rate exists among the students from the rural background and semi urban areas। इन्होंने बोला कि वहां पे होता है ड्रॉप आउट रेट रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में। तो यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या स्टेट करेगी, दैट द ड्रॉप आउट रेट इज हायर अमंग द रूरल एरियाज। अब यहाँ पे सिर्फ बताया है कि वहां पे रिसर्च जो हमारी हाइपोथेसिस है वहां पे सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि वहां पे ड्रॉप आउट रेट है, यहाँ पे कहा कि इसमें ज्यादा हो। ठीक है, तो अब डाटा कलेक्ट किया जाएगा टू चैलेंज नल हाइपोथेसिस। हमेशा याद रखना कि जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ना, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कभी भी हम ना तो रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, ना ही हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते। हम हमेशा ही जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं। जब भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए कलेक्ट करेंगे। इसमें क्या बोला गया था कि कोई रेजिडेंशियल प्लेस में ड्रॉप आउट रेट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम उसको चैलेंज करेंगे कि नहीं ऐसा होता है, तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। अगर वहीं पे अब हम बात करें अपनी अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस के बारे में, तो अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है डाटा एनालिसिस के बेसिस पे, तो जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, और हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, और
हाइपोथेसिस क्या होती है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड द फीचर्स या फिर मैक्रो कंडीशंस ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, वो भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देन हमारा, which one of the following is the main feature of qualitative research? वर्ड ध्यान में रखना है, क्वालिटेटिव सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं, जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है कि आप कितने अटेंटिव हैं एग्जाम में। मीन्स लेथार्जिक ना हो कि अरे क्वेश्चन पढ़ा, क्या पूछा, ध्यान ही नहीं दिया और आंसर कर दिया। काफी बार हमारा जो दिमाग है ना, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव पढ़वा सकता है, बहुत बार होता है लोगों के साथ। एग्जाम में अगर नोट दिया हुआ है ना, तो हम इस नोट को स्किप ही कर देते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता है नोट। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें। आपको लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से बेटर है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ऑप्शंस को देखना सबसे बेटर होता है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, वो हमें क्लियरली समझ आना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो यहाँ हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव, यहाँ पे क्वांटिटी यूज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं होगी क्वालिटेटिव रिसर्च में, यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी की बात होगी या फिर सब्जेक्टिविटी की बात होगी। ये ध्यान में रखना है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं, अवॉइड पॉजिटिविस्ट assumptions एंड डाटा एनालिसिस। सेकंड है सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, collect data in numerical form, use empirical methods of data analysis। तो सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं होगी, तो थर्ड हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्वेश्चन से। ठीक है, अब फिर इसने क्या बोला है, यूज एम्पेरिकल मेथड टू डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एम्पेरिकल मेथड्स को यूज नहीं करते हैं डेटा एनालिसिस को। उसके बाद है सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अवॉइड पॉजिटिविस्ट assumptions एंड डाटा एनालिसिस, अवॉइड करती है दोनों। इसमें क्या बोला, ये एनालिसिस करती है, इसमें क्या बोला है, अवॉइड करते। तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट रहेगा। हमारी हमने पढ़ा हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन जो था हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में था। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं आते हैं, देन हम जब कंफ्यूज करते हैं, तो 2 टाइप की रिसर्च है, एक हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, एक हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो हमारी क्वांटिटेटिव के बारे में देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है ये सिमिलर होती है डिडक्टिव रिसर्च के। अब डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है सबको पता होना चाहिए, अदरवाइज हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। It is also termed as linear research as typically follows the linear path, और ये linear path को follow करती है। Start with testable hypothesis, डेटा को कलेक्ट करती है, then डेटा को एनालाइज करती है, और जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट करती है या उसको रिजेक्ट करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोस्टली एसोसिएटेड विद पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिगम। क्वेश्चन में क्या दिया था, अवॉइड पॉजिटिविस्ट assumptions। तो अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसके जो हमारे पॉजिटिविस्ट assumptions है उनको साथ चलती है, तो क्वालिटेटिव क्या करेगी, उनको अवॉइड करेगी। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है बेसिकली अप्रोच एंड नॉट जस्ट द मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्या होता है, अगर वो डिडक्टिव थी तो ये हमेशा इंडक्टिव मिलेगी। हमने बोला था वो लीनियर होती है, तो ये क्या हो गई, स्पाइरल इन नेचर। तो डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है कि दोनों में क्या बोला गया है। क्वालिटेटिव क्या है हमारी, क्वालिटेटिव हमारी इंडक्टिव है और स्पाइरल इन नेचर है। तो हमारी क्वांटिटेटिव क्या है, डिडक्टिव एंड लीनियर इन नेचर है। दोनों को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। फिर है जो रिसर्चर है वो एक टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता है, उसके बाद
ये क्वेश्चन जो स्पेसिफिक होते जाते हैं विद द रिसर्च प्रोग्रेस। जब भी हमारा रिसर्च प्रोग्रेस करता है तो जो क्वेश्चंस के साथ रिसर्चर ने स्टार्ट किया था वो स्पेसिफिक होते जाते हैं विद टाइम। और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करती है, एंड में थ्योरेटिकल जो थ्योरेटिकल पोजीशंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके साथ खत्म होते हैं। तो ये ध्यान में रखना। स्पेसिफिक टू थ्योरी, ये क्या हो गई हमारी इंडक्टिव जो रिसर्च होती है उसका नेचर होते हैं। वहीं पर डिडक्टिव का क्या होगा, सब लोग कमेंट करके बताएंगे डिडक्टिव में क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। कौन सा रिसर्च फॉर्मेट है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च बनेगा। कैसे, ये हम देखते हैं। तो जो हमारी केस स्टडी रिसर्च है वो मोस्टली यूज की जाती है टू स्टडी एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एंटिटी होती है उसको स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या जर्नलाइजेशन के ऊपर। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं तो क्या वो जर्नलाइज कर पाएंगे हम, या कोई भी एंटिटी उसमें नहीं कर पाते। तो ये जर्नलाइजेशन के ऊपर जोर नहीं देती है। फिर एक्शन रिसर्च, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो एक्शन रिसर्च है वो रेफर करती है वाइड वैरायटी ऑफ इवेल्युएटिव, इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स को, जो कि प्रॉब्लम्स और वीकनेस को डायग्नोज करते हैं ताकि रिसर्चर्स को उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जा सके। तो वो क्या होगी हमारी रिसर्च, सॉरी एक्शन रिसर्च होगी। तो इसमें भी नहीं आएगा कि इसमें भी अगर हम बात करें कि अगर हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर या जनरलाइजेशन के ऊपर वो दिया जाता है, नहीं, क्योंकि लेट्स से कि अगर हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हमने जो एक्शन रिसर्च के फीचर में बोला था कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज की जाती है। और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर रियल वर्ल्ड में हर इंडिविजुअल को अलग अलग प्रॉब्लम होती ही होती है, तो एक्शन रिसर्च में कभी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है नरेटिव रिसर्च। जो नरेटिव रिसर्च होती है ये एक अप्रोच होती है टू रिव्यू द लिटरेचर। अगर इसमें हम रिव्यू कर रहे हैं लिटरेचर को तो हम इसमें बोल ही नहीं सकते हाइपोथेसिस या जनरलाइजेशन के ऊपर वर्क करती है, करेक्ट। तो ये तीन हो गई हमारी फेथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने केस स्टडी को बोला कि ये नहीं होगी, हमने बोला नरेटिव रिसर्च है ये नहीं होगा, फिर हमने बोला एक्शन रिसर्च है वो नहीं होगा। अब हमारे पास ये बनता है फिनोमिनोलॉजिकल, एक्स पोस्ट फैक्टर एंड एक्सपेरिमेंटल, राइट। तो फिनोमिनोलॉजिकल क्या होता है, ये एक फॉर्म है क्वालिटेटिव रिसर्च की जिसके अंदर रिसर्चर अटेम्प्ट करता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एक्सपीरियंस जो फिनोमिनल है उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। मीन्स कि कोई भी फिनोमिना अगर हो रहा है तो कोई भी इंडिविजुअल है उनको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हर इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकता है। तो अगर हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग है तो जनरलाइज कैसे करेंगे, तो फिनोमिनोलॉजी में भी नहीं आएगा। उसके बाद आती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो ये बात आती है डिजाइन्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करती है, रिलेशनशिप को बताती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे तब हमने क्या बोला था कि जो हाइपोथेसिस है दो वेरिएबल्स के बीच के आउटकम को प्रिडिक्ट करती है। तो अगर उनके बीच में रिलेशनशिप होगा तभी उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। तो हमारा जो आंसर है वो एक तो हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, राइट। अब
अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, आंसर तो हमारा मिल गया, लेकिन हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है आगे। इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक जो होता है जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मैनिपुलेटेड, और जो दूसरे वेरिएबल्स है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो हमारा, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर चेंज आएंगे। क्योंकि क्या करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ही बताती है। जब इंडिपेंडेंट जो हमारा कोज है उसमें हम चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट हमें किस पे देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखने को मिलेगा। कोज क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी हो रहा है वो हमारा कोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बताया गया, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स वैल्यू इज हाइपोथेसाइज्ड टू डिपेंड अपॉन एंड वेरी विद द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसने यही बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इसलिए बोला गया कि इसकी वैल्यू को ही हम हाइपोथेसाइज्ड करते हैं, इसकी ही वैल्यू को हम बताते हैं कि इतना चेंज आएगा या ऐसा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल को ही। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था टबैको से कैंसर हो सकता है, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, हाइपोथाइज्ड किया, तो उस तरह से। फिर है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये मोस्टली सोशल साइंस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट होती है, और इट इज कंडक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिनोमिनन आफ्टर इट हैज अकर्ड और एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम कब करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम या तो वो जो जिस सिचुएशन के बारे में हमें रिसर्च करनी है ना, या तो वो ऑलरेडी हो चुका हो या फिर वो हो रहा हो एट द टाइम ऑफ अकरेंस, तब करते हैं, ध्यान में रखना। ये जो डील करता है विद नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के साथ डील करता है, और इट इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट the true experimental research to test hypothesis about cause and effect relationship। तो ये क्या करती है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में यूज की जाती है। तो हमारा जो आंसर बना था फर्स्ट वाला, उसमें एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो ही हमें दिया हुआ। तो कौन सी जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली फोकस करती है हाइपोथेसिस के ऊपर, तो वो हमारी आएंगी एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो। अगर दोनों दिए हुए तो हम एक्सपेरिमेंटल को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो बेसिकली ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को रिप्लेस करने के लिए ही यूज की जाती है। तो ये ध्यान में रखना। अब ए रिसर्च इज, रिसर्च क्या होती है, हमने अभी पढ़ा, हमारा सॉरी ए हाइपोथेसिस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस क्या होती है, ए सर्टेन एंड एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग, a part of the research question, a strategy of evaluating data, a tentative statement providing an explanation। तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इवेल्युएटिंग डाटा तो नहीं होता है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन का भी पार्ट नहीं होती है हमारी, सर्टेन एंड एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग, सर्टेन भी नहीं होती है और एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग भी नहीं होती है। हमने हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि टेंटेटिव होती है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फोर्थ बन जाएगा कि जो हाइपोथेसिस है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है या फिर प्रिडिक्शन होती है अबाउट द आउटकम्स या फिर हंच ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो हम जैसे क्वेश्चन आंसर जैसे हमें दिए गए ना, ऑप्शंस जैसे भी दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट करते हैं। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अपने आंसर को सेलेक्ट करना है।
क्रिएटिंग पर्पज स्टेटमेंट्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। देन stating the purpose and research question in a broad way, collecting data based on words from a small number of individuals, collecting numerical data and statistical analysis, then using text analysis and interpreting larger meaning of the findings। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल्स को हम, जो न्यूमेरिक डेटा है ना, उसको तो हम एलिमिनेट करना ही करना है। जहां पे न्यूमेरिक डेटा की बात आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, उसको, उस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना ही करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा की बात करता है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो होगा ही नहीं कभी भी। तब अपने ऑप्शन में जहाँ पे भी फोर्थ मिलता है हमें, उसको हम हटा देंगे कि ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। फिर हमारे पास बचते हैं, अगर हम फिर अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इनमें फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है फर्स्ट, है ना। तो अगर हम ये देख ले कि हमारा फर्स्ट जो है वो ठीक होगा या नहीं होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स। जब हमने बात की थी क्वालिटेटिव रिसर्च की, तब हमने ये कहा था कि ये क्या करता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है। यानी कि अगर न्यूमरिक वर्ड्स नहीं है, तो हमारे न्यूमरिक डेटा नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास वर्ड्स होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स, ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड कहाँ कहाँ पे, थर्ड हमारा ऑलरेडी तीनों में दिया हुआ है, राइट। फिर हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्या है हमारा, यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। अगर हमारे पास वर्ड्स थे, तो वर्ड्स थे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास टेक्स्ट होगा, तो हम टेक्स्ट को ही इंटरप्रेट करेंगे, तो हमारा फिफ्थ भी आएगा। तो सेकंड हमारा फिर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ जो है हमारा फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ अब थर्ड और फर्स्ट में से कंफ्यूजन जो है वो बचता है। फिर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड एंड फर्स्ट में से सेकंड है stating the purpose and research questions in a broad way, और फर्स्ट में क्या है, क्रिएटिंग पर्पज स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो हम स्टेट करते हैं, तो हमारा फर्स्ट है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हो और फिर हमें उनमें से सेलेक्ट करना हो, तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शंस सही होंगे, तो हम जो एलिमिनेशन मेथड है कि ये तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करके अपने करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च जैसे कुछ फीचर्स है कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज टू नो व्हाट पीपल फील एंड थिंक। क्या लोग सोचते हैं या फिर वो फील करते हैं उसके बारे में सोचना है। वहीं पे क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है हमारी डिसाइड करते हैं रिसर्चर के लिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, देन जनरेट न्यूमेरिकल डाटा। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिक डाटा होता है, क्वालिटेटिव में वर्ड्स होते हैं या फिर टेक्स्ट होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है। अगर हम इतना भी ध्यान में रखते हैं तो हम मोस्टली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्या होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ये जो होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ध्यान, सब्जेक्टिव का हमेशा मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं ना कि हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना। तो सब्जेक्टिव मतलब विद एक्सप्लेनेशन, बड़ा लिखना, सब्जेक्ट बना के लिखना। ऑब्जेक्टिव मतलब छोटा सा लिखना, ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं जिसमें ऑप्शंस में तो नंबर्स अवेलेबल हो सकता है, तो वो क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, और सब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारा जो क्वालिटेटिव है वो बॉटम अप्रोच है, इट एक्सप्लोर्स टू नो हाउ एंड व्हेन। ये हाउ को सोल्व करती है, ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच है, व्हाट एंड व्हेन को सोल्व करती है।
तो वो भी ध्यान में रखना। ये इंडक्टिव है, ये डिडक्टिव है। इसमें वर्बल डेटा होता है, जैसे वर्ड्स होते हैं, इमेजेस होती है, इसके अंदर डेटा कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो ये ध्यान में रखनी है सारी चीजें। उसके बाद है ये होलिस्टिक अप्रोच होती है और इसके अंदर रेंडम सैम्पलिंग होती है मोस्टली। इसके अंदर नॉन क्वांटिटेटिव में नॉन रेंडम सैम्पलिंग होती है। प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी होती है, क्वांटिटेटिव में रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, वही क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा है ही नहीं, तो डेटा नहीं है तो हम स्टैट्स किसके ऊपर लगाएंगे। वहीं पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर हमारे पास डेटा है तो वहां पे स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं वो लगाने पड़ते हैं हमें। क्वालिटेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस को जनरेट करती है, वहीं पे हाइपोथेसिस को क्वांटिटेटिव रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। इसकी लेस जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की मोर जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स होती है। रिजल्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है। कि डायरेक्ट कोटेशंस को इन्वॉल्व करता है कि जो भी रिसर्चर ने जिन भी सैंपल्स को यूज किया, सैम्पलिंग जो हम यूज करते हैं, सैंपल में क्या आता है हमारे पास सैंपल्स जो होते हैं उन्होंने जो भी बोला है उनके डायरेक्ट कोटेशंस को यूज कर सकते हैं। वहीं पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में उन जो भी वो बोलते हैं, जो भी उनके जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं, हम उनको स्टैटिस्टिकली देखने के बाद उनके रिलेशनशिप को शो करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल साइज होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में साइज स्मॉल होगा लेकिन डेटा की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा दिया, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब इस एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, देन उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी जो रिजल्ट्स है उनको लिखेंगे कि ये लोग ये बोलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो सैंपल साइज है ना वो ज्यादा होगा, यहाँ पे सैंपल साइज छोटा था और यहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस अच्छे से होगी। ये जो डिफरेंस है क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ये सबको याद रखने। सब सारे जो डिफरेंस है ना दो ही बातों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वहां पे वर्ड्स या फिर टेक्स्ट यूज होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर्स होते हैं। नंबर्स है तो हम स्टैट्स लगाएंगे, डाटा है, वर्ड्स है तो हम स्टैट्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ड्स है मींस की डिस्क्रिप्टिव होगी, नंबर्स है मतलब कि इसकी जो फाइंडिंग है वो स्पेसिफिक होगी। वर्ड्स है मींस की सब्जेक्टिव होगा, नंबर है मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरह से जो सारी बातें हैं ना वो इन्हीं दो वर्ड्स के इधर उधर होंगे, तो हमें अच्छे से समझ के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पोजीशन पेपर्स आर। पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है कंपेलिंग ऑफ academic articles, providing review articles, offering a synopsis of an extended research, then highlighting of issue and depiction of the status। तो पोजीशन पेपर्स जो आंसर करेंगे ना वो हाईलाइटिंग ऑफ इशू होंगे, डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन पेपर्स लिखे जाते हैं। पोजीशन पेपर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे हम अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। तो जब पोजीशन पेपर्स लिखे जाते हैं तो वो पर्टिकुलरली किसी इशू को हाईलाइट करने के लिए ही लिखे जाते हैं और उस इशू का स्टेटस क्या है फिलहाल, उसकी डिपिक्शन, उसका डिपिक्शन का मतलब होता है उसके इशू को फाइंड आउट, स्टेटस कहाँ पे चल रहा है अभी, तो डिपिक्ट करने के लिए फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पोजीशन पेपर्स आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं नहीं, क्योंकि अगर वो इशू के लिए लिखे जाए तो ऑब्वियसली वो रिव्यू आर्टिकल नहीं है। साइनॉप्सिस ऑफ एन एक्सटेंडेड रिसर्च नहीं। साइनॉप्सिस जो क्या होती है हमारी, साइनॉप्सिस बेसिकली आउटलाइन, जब हम अपने हम अपना रिसर्च स्टार्ट करने वाले होते हैं उस टाइप के हम अपनी साइनॉप्सिस देते हैं, विच मींस कि हम अपने जो भी काम हम करने वाले हैं उसका आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो पोजीशन पेपर नहीं होता। कंपेलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स नहीं, एकेडमिक आर्टिकल्स भी नहीं होते हैं। पोजीशन पेपर्स इशू के लिए होते हैं, कोई भी इशू अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो उसके लिए। ठीक है,
फिर आता है हमारे टर्सरी सोर्स ऑफ डेटा। टर्सरी सोर्स कौन से होते हैं डेटा के? हमने पढ़ा प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, देन हमारा टर्सरी सोर्स होता है। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स जब हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज अवर प्राइमरी सोर्स। देन हम अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी सोर्स। तो टर्सरी सोर्स क्या होगा? जब हम इन दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तब वो हमारा टर्सरी सोर्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करें दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन लेने की, तो वो हमारा थर्ड ऑप्शन हमें बताता है इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, दोनों से हम ले सकते हैं। तो ये हमारा टर्सरी सोर्स हो गया। फिल्म, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स, गवर्नमेंट गैजेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द पॉलिसी पेपर्स। तो ये सब नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी डेटा collected for the purpose of collected for the purpose of current research project। जो करंट रिसर्च होता है उसके लिए कलेक्ट करते हैं। कलेक्टेड फ्रेश मींस डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते हैं, उसी टाइम पे कलेक्ट किए जाते हैं जिस टाइम पे हमें रिसर्च करनी होती है, और ये एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा इट इज रिलायबल एज इट हैज बीन ऑब्टेन्ड डायरेक्टली। ये रिलायबल होते हैं क्योंकि हम ये डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं हमारे सैंपल से, जो कि हमारा सैंपल इनरोल्ड होता है उनसे। उसके अलावा फिर हमारा सेकेंडरी डेटा क्या? कलेक्टेड फॉर सम अदर रिसर्च पर्पज। हम करंट रिसर्च के लिए यूज नहीं करते, दूसरी रिसर्च के लिए यूज करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट करते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, मैगजीन्स है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स है। डिफरेंट पर्पज, अगर यहाँ पे हमने बोले डिफरेंट सम अदर रिसर्च पर्पज के लिए, तो डिफरेंट पर्पज ही है हमारा। ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, क्विक मेथड होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमसे जितना भी पूछा गया था ये सब क्या था? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा तो बताया गया था। फिल्म, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स, गवर्नमेंट गैजेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द पेपर, सब क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। और प्राइमरी क्या हो गया? जब हम डायरेक्ट, जो हमारा डायरेक्ट डेटा कलेक्शन करते हैं वो हमारा प्राइमरी डेटा हो जाता है। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी डेटा डायरेक्ट रिसर्च डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, फ्रेश कलेक्ट किया जाता है, करंट रिसर्च के लिए कलेक्ट किया जाता है, एक्सपेंसिव होता है और डिफिकल्ट होते हैं एक्वायर करने के लिए। सेकेंडरी डेटा दूसरी रिसर्च पर्पज के लिए, एक्सटर्नल सोर्सेज से। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो जाएंगे? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पॉलिसी पेपर्स, ये सब हमारे सेकेंडरी हो जाते हैं। और ये इनएक्सपेंसिव होता है और जल्दी से हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। अब जब हम इन दोनों से ही डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, कि प्राइमरी डेटा से भी कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा से भी कलेक्ट किया, सॉरी प्राइमरी सोर्स से भी कलेक्ट किया, सेकेंडरी सोर्स से भी कलेक्ट किया, तो वो हमारा टर्सरी डेटा होता है। फिर आता है हमारा पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ। जब रिसर्चर होता है, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है, वो कौन सी रिसर्च का पार्ट होती है? हमने पढ़ लिया जो फिलोसॉफिकल रिसर्च है, मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है, मैथमेटिकल रिसर्च है एंड एथनोग्राफिक रिसर्च है। जब हम मैथमेटिकल रिसर्च की बात करते हैं तो हम उसमें ऑब्जर्वेशन को ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम लोग फिलोसफी के बारे में बातें करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो एथनोग्राफिक रिसर्च आएगी। एथनोग्राफिक रिसर्च में बेसिकली क्या होता है? जो कल्चर्स होते हैं ना, उनको समझने की कोशिश की जाती है। और जब हम कल्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं विदाउट इंटरवेंशन का, जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है? वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, जितने भी वो जो कंप्लीट पॉपुलेशन है ना, वो उनका क्या बन जाती है? सैंपल बन जाती है, और उनको सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट की वो क्या हो जाएगी? एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग ए कल्चर। जब हम किसी कल्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं
और ethnographic research में in-depth form of research where people are observed in their natural environment without any change. तो जो रिसर्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर आएगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज। अब प्लेगरिज्म क्या होता है, बेसिकली प्लैग की जब हम बात करते हैं तो ये तब होता है जब कोई रिसर्चर किसी दूसरे के काम को कॉपी कर ले, ठीक है, और काम को कॉपी करने के बाद उसको जो पहले जिस रिसर्चर के काम से उसने कॉपी किया है उसको क्रेडिट भी ना दे, उसको एक्नॉलेज भी ना करे, तब उसको हम बोलते हैं कि उसने, जो रिसर्चर है उसने दूसरे रिसर्चर के काम को प्लेगराइज कर दिया है, उसने उसकी चोरी कर लिया। तो बेसिकली प्लेगरिज्म इज समथिंग, किसी के डेटा को चोरी करना। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम सामान को चोरी कर लेते हैं, वहीं पे रिसर्च के वर्ल्ड में क्या होता है कि लोग दूसरे के काम को, उसके आइडियाज को, उसकी जो प्रोसेस होते हैं उसको चोरी कर लेते हैं, तो उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, बेसिकली विदाउट गिविंग क्रेडिट। तो वो क्या हो गया, एक तरह से चोरी ही हो जाती। तो प्लेगरिज्म क्या हो गया, एक तरह से कॉपी कर लिया है। तो प्लेगरिज्म क्या हो गया रिसर्च के अंदर, क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा नहीं, हम प्रीवियस डेटा को यूज कर सकते हैं, करते ही हैं अपनी रिसर्च में, हम प्रीवियस जो डेटा अवेलेबल है उसको यूज करते हैं, लेकिन विद एक्नॉलेजमेंट एंड विद क्रेडिट एंड रेफरेंस गिविंग के साथ ये हम यूज करते हैं। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हम इनके साथ यूज करने के अलावा हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तो हम परमिशन के साथ भी उसको यूज करते हैं। फिर कॉपिंग अनस्क्रूपियसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। हाँ, बिना क्रेडिट दिए, बिना एक्नॉलेज दिए डेटा को यूज करना और उसको कॉपी कर लेना, तो प्लेगरिज्म यही होता है हमारा। क्योटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर, क्योट सपोर्ट कर सकते हैं हम एज इट इज, और लेकिन हमें उसको साथ में साइट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी रेफरेंस हमें देनी पड़ेगी, तो वो कॉपिंग या प्लेगरिज्म में नहीं आता है। रेफरिंग टू द प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव, हम ये भी कर सकते हैं, हम प्रीवियस डाटा को रेफर करते हुए उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं विद न्यू ऑब्जेक्टिव्स, नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ, with proper acknowledgement, citing and हम उसको यूज कर सकते हैं। तो प्लेगरिज्म क्या हो गया, कॉपी करना विदाउट गिविंग एक्नॉलेजमेंट और विदाउट साइटिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी, थिंक अलाउड प्रोसीजर इज। थिंक अलाउड प्रोसीजर क्या होता है, तो ऑप्शन है, ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, फिर है हमारा ए टेक्निक यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटजीज एंड परफॉर्मेंस, ए स्ट्रेटजी टू of testing learners aptitude by providing primary sources in necessary method in scientific research। तो ये think aloud जो प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, ये एक टाइप का क्वालिटेटिव इंटरव्यू होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स या फिर जो भी हमारे लर्नर्स होते हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनको जब वो सोचते हैं उसी टाइम पे परफॉर्म करवा लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थिंक अलाउड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा नहीं, जो सोच रहे हैं उसको तभी परफॉर्म करवाना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा तो नहीं होगा, नेसेसरी मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ये भी नहीं होगा, स्ट्रेटजी ऑफ टेस्टिंग एप्टीट्यूड बाय प्रोवाइडिंग प्राइमरी सोर्स नहीं, ये भी नहीं होगा, देन टेक्निक यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटजीज एंड परफॉर्मेंस। हाँ, कि वो सोच रहे हैं स्ट्रेटजी क्या बनाई और उसको परफॉर्म करवाए, तो ये होता है think aloud, a technique used to investigate learner strategies and performances. Then critical language testing in a research report is। अब रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए।
और अगर इसमें हम क्रिटिकल लैंग्वेज की टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट जो है, जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं, जो हमारी मटेरियल मेथोडोलॉजी होती है, जो भी हमने यूज की, तो हम उसको क्या करते हैं, एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एट द एंड ऑफ अवर रिसर्च, जिसमें हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट द मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड एंड द आउटकम ऑफ द रिसर्च, तो उसको हम रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की टेस्टिंग होती है। तो वो जो क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग होती है वो रिसर्च के अंदर क्या होती है? टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिवेल्विंग इट्स मिसयूज, then evaluating the stylistic characteristics of the language, critiquing the ideology of the author, observing the gender role played by the language। तो observing the gender role played by the language नहीं, ये हम जेंडर रोल को रिसर्च के अंदर कभी भी क्या नहीं करते, नहीं देखते हैं। क्रिटिक्विंग द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर नहीं, जब हम लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं तो ऑथर की आइडियोलॉजी क्या है उसको भी क्रिटिक नहीं किया जाता है। इवेलुएटिंग द स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज नहीं, हम लैंग्वेज के स्टाइल को भी क्या नहीं करते, इवेलुएट नहीं करते हैं। तो बचा क्या हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, टेस्टिंग लैंग्वेज जो है ना वो एक एथिकल पॉइंट है रिसर्च के अंदर, तो ये ध्यान रखना है ताकि इसका मिसयूज ना हो, इसके मिसयूज को बचाया जा सके। तो वो टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेज इन रिसर्च क्रिएट्स ए वर्किंग थीसिस? रिसर्च के अंदर कौन सी स्टेज पे एक वर्किंग थीसिस को क्रिएट किया जाता है फॉर द रिसर्च पेपर बाय स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन? कौन सी स्टेज के ऊपर रिसर्च में वर्किंग थीसिस को क्रिएट किया जाता है? वर्किंग थीसिस को क्रिएट किया जाता है, करेक्ट, फॉर द रिसर्च पेपर के लिए बाय स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारा रिसर्च डिजाइन, सबसे पहले हमने बात की रिसर्च डिजाइन की। जो रिसर्च डिजाइन होता है वो पर्टिकुलरली एक रोड मैप होता है कंप्लीट रिसर्च को, या भी जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कैसे कंडक्ट किए जाएंगे उनको बताने के लिए, कि लेट्स से कि मैंने 2 साल के लिए रिसर्च करनी है अपनी, तो 2 साल में मैं क्या काम करूंगी उसका कंप्लीट रोड मैप होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, वो हमारा रिसर्च डिजाइन होगा। तो यहाँ पे तो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस नहीं आई। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या होता है रिसर्च डिजाइन में। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। मैंने यहाँ बोला कि 2 साल में करना है, तो विच मीन्स ये टाइम बेस्ड एक्टिविटी या प्लान होता है। उसके बाद रिसर्च डिजाइन इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू गेट आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस। ये भी हमारी एक डेफिनेशन हो सकते हैं रिसर्च डिजाइन की। तो हमारा जो आंसर है वर्किंग हाइपोथेसिस कब क्रिएट कर, वर्किंग थीसिस कब क्रिएट करते हैं वो हमारा नहीं होगा। देन डेवलपिंग एंड हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस क्या होती है, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताना, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा को मतलब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है अब उसको एनालाइज करना है, तो ये भी नहीं आएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही हम अपनी वर्किंग थीसिस बना सकते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है रिसर्च पेपर्स के लिए। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो हमने ये यही पढ़ा ना कि हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं वाया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो अगर हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं विच मीन्स कि हम अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिसिटी, क्लियरिटी को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अगर हम क्लियरिटी गेन कर रहे हैं, हमें पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तभी हम अपने वर्किंग थीसिस को बना सकते हैं।
ठीक है, तो हमारा आंसर होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने वेरिएबल्स हमारी रिसर्च में रहेंगे, एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हमने लॉजिकल रीजनिंग को भी एस्टेब्लिश कर दिया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिसर्च प्रोसेस का, मींस हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद क्या किया है, हमने लॉजिकल रीजनिंग को भी एस्टेब्लिश कर दिया कि वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, कंडक्ट ए सर्वे नहीं, फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन नहीं, यूज एक्सपेरिमेंट इन एन इन्वेस्टिगेशन नहीं, जनरेट हाइपोथेसिस। तो अगर हमें स्टेप्स याद है अपनी रिसर्च फॉर्मुलेशन के टाइम के, तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहले क्या है, लिटरेचर को रिव्यू करना, देन ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, फिर क्या है हमारा आइडेंटिफाई करना रिसर्च वेरिएबल्स को। और हमें क्या बोला गया है, हमने सबसे पहले डिफरेंट रिसर्च वेरिएबल्स ही फाइंड आउट किए हैं। उसके बाद क्या, मेजरिंग स्केल फाइंड आउट करना है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। तो ये सभी जो 8 स्टेप्स है ना, सबको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए, और कौन से स्टेप में कितने पॉइंट्स हैं वो भी सीक्वेंस में याद होने चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस का ही क्वेश्चन आया हुआ है। आफ्टर वेरिएबल्स के बाद क्या, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या क्या आएगा, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर करना, स्टडी डिजाइन करना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये बता। थर्ड स्टेप क्या है, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ डेटा डिसाइड करना, जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स है उनको डिसाइड करना, और रिसर्च टूल्स को डिसाइड करना। फोर्थ स्टेप है selecting sample and type of samples, probability होगा, non probability होगा, determining sample design। फिर है राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, यहाँ पे हमारी साइनॉप्सिस आती है, उसमें मेन एलिमेंट्स क्या है, साइनॉप्सिस किस तरह से लिखेंगे वो बात है। मेन एलिमेंट क्या होंगे हमारे रिसर्च प्रपोजल की, जरूरत क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन सा डेटा हम इसके अंदर यूज करेंगे, जो भी हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं उसके जो फंड्स होंगे उनको जस्टिफाई करना है कि हमारे पास है। अब हमने साइनॉप्सिस लिख दिया, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसमें कलेक्शन के टूल्स क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, क्वेश्चनियर हो सकते हैं, शेड्यूल्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करें तो हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेरिमेंट्स का परफॉर्म करते हैं ना। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया, उसी के बाद तो हम डेटा को प्रोसेस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, डेटा को क्लासिफाई करेंगे और उसको टेबल्स की फॉर्म में बनाएंगे। अब ये करने के बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, देन जनरलाइजेशन कर देंगे अपनी फाइंडिंग्स का। लास्ट स्टेप आता है राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, या तो हमारी डेजर्टेशन या फिर थीसिस। डेजर्टेशन फॉर एमटेक स्टूडेंट्स यानी कि मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी, और थीसिस पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। यूएसए में उल्टा होता है, डेजर्टेशन फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, थीसिस फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है, एंड अपेंडिक्सेस होता है। तो ये हो जाएगा हमारा जो कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस होती है उसके स्टेप्स। तो सबको स्टेप्स याद होने चाहिए और उनके अंदर क्या सीक्वेंस है वो भी याद होने चाहिए। तो आज की क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड